आज से 20-22 साल पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हो जाता था हमको पता ही नहीं चलता था। ये चुनाव ऐसे होते थे जैसे आपके शहर का कोई डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर बन गया। न कोई हल्ला, न कोई गुल्ला, न कोई राजनीतिक उठापटक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। इन चुनावों में बदलाव आया जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए। लोगों को ऐसा लगता था कि ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कोई उपराष्ट्रपति होता है जो प्रमोट होकर के राष्ट्रपति बन जाया करता है और एक कोई नया चेहरा आता है जिसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। इसमें कोई भी राजनीतिक मिर्च या मसाला कभी नहीं लगता देखा। लेकिन 2000 के बाद से जो बदलाव आए हैं उसके बाद से हर बार एक सरप्राइजिंग फेस आता रहा है, चाहे सरकार यूपीए की हो चाहे सरकार एनडीए की रही हो। अब चूंकि राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक हैं, जुलाई में चुनाव होने हैं और एक बार फिर देश इस सरप्राइज के लिए तैयार है। मोदी सरकार, जिसे इस बात के लिए जाना जाता है कि वो हर काम ऐसे करती है कि उसके दाएं हाथ से बाएं हाथ तक को पता नहीं होता, इस बात को मोदी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। और अब तक जबकि चुनाव के महज 2-2.5 महीने ही बचे हैं, फिर भी कोई चेहरा, कोई नाम, कोई फॉर्मूला या कोई क्षेत्र विशेष कभी किसी के ज़हन में नहीं आ रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा ये काम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कठिन है। ना तो कोई राजनीतिक ज्योतिषी इस बात में कुछ कह सकते हैं, ना ही कोई राजनीतिक पंडित। बहरहाल हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं कि क्या फॉर्मूले हो सकते हैं और उन फॉर्मूलों के तहत किस किस के नाम आ सकते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसमें कौन कौन के नाम फिलहाल चल रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चुनाव के स्टैटिस्टिक्स। देश के अंदर उच्च सदन और निचले सदन में मिलाकर के 776 सांसद हैं। इसके अलावा विभिन्न विधानसभाओं में 4120 विधायक हैं। इन सब का जो टोटल वोट वैल्यू होती है वो होती है 10,98,903। इस लिहाज से अगर देखें तो मेजॉरिटी का जो फिगर है वो है 5,49,452। अब ये जो जादुई फिगर है मेजॉरिटी का, उसको पाने के लिए कौन कितना करीब है। फिलहाल में राज्यसभा और लोकसभा में जो 776 सांसद हैं उनकी वोट वैल्यू प्रति सांसद 708 है, जबकि विधायकों की वोट वैल्यू राज्यों की आबादी और उससे निकाली जाती है। इस लिहाज से हर राज्य के विधायक की वोट वैल्यू अलग अलग है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू वाले जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनकी वोट वैल्यू 208 है। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रत्येक सांसद की वोट वैल्यू 708 है। और हम इस फार्मूले से चलें तो वर्तमान में सदन में किसके कितने सांसद हैं और विभिन्न विधानसभाओं में किसके कितने विधायक हैं, उनकी पूरी वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल में लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राजग के पास 336 सांसद हैं। ये जो लोकसभा का टोटल परसेंटेज है उसके 62% है, जबकि राज्यसभा में बीजेपी लीड एनडीए के पास 121 सांसद हैं, यानी कि राज्यसभा के कुल सांसदों में से 50%। जबकि विभिन्न विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो एनडीए की कुल सरकारें जो हैं वो 18 हैं और इन सरकारों में एनडीए के जो विधायकों की संख्या है वो है 1738, यानी कि टोटल जो विधायक देश के अंदर हैं 4120 का 1738 जो है वो परसेंटेज एनडीए के पास है। ये जो टोटल परसेंटेज है 4120 उसका 43% है। अब इस लिहाज से हम देखें तो बीजेपी उच्च सदन में भी बहुमत में है, निचले सदन में भी बहुमत में है और राज्यों की विधानसभाओं की जो विधायकों की संख्या है उसमें भी वो कंफर्टेबल है। इसके ठीक उलट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि संप्रग के पास अभी फिलहाल में लोकसभा में 90 सांसद हैं यानी कि 17%, जबकि राज्यसभा में 47 सांसद हैं जो कि 20% हैं।
और विभिन्न विधानसभाओं में उनके जो विधायक हैं संपर्क के वो हैं 1028, जो कि 26% है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो एनडीए की तुलना में यूपीए काफ़ी पीछे है। लेकिन सिर्फ इस बात से ही नहीं पूरा कैलकुलेट किया जा सकता, चूंकि तीसरे दलों की संख्याएं भी अलग हैं जो ना तो एनडीए में है ना यूपीए में है। वो हैं लोकसभा में ऐसे 97 सांसद हैं जो कि ना तो एनडीए में है ना यूपीए में है। इनका जो परसेंटेज होता है वो 18% है, जबकि राज्यसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 72 है जिनका परसेंटाइल अगर हम निकालेंगे तो 30% होता है। विधानसभाओं में ऐसे 1177 विधायक हैं जिनका परसेंटाइल हम निकालेंगे तो वो 29% होते हैं। तो ये तो रही बात आंकड़ों की। अब बात बहुत खास है। असल में राष्ट्रपति का चुनाव इसी जुलाई में होने वाला है। वर्तमान में जो महामहिम है हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति के पद पर जो अभी पदस्थ हैं वो हैं वेंकैया एम नायडू। फिलहाल में जो है भाजपा हमेशा इस बात के लिए जानी जाती है कि वो कुछ भी काम करती है तो उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। राजनीति को युवाओं तक पहुंचाने और लोगों के बीच में दिन व दिन चर्चा का विषय बनाने में भाजपा को महारत है। राष्ट्रपति को लेकर के अभी तक कोई भी औपचारिक भेंट मुलाकात बैठकें ऐसी नहीं हुई हैं जिन्हें मीडिया ने कहीं भी मार्क किया हो। बेशक इसको लेकर के चर्चाएं हो रही होंगी, लेकिन मीडिया तक वो चर्चाएं नहीं पहुंच पाई हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन हो सकता है और उसके चयन के एनडीए ने क्या मापदंड तय किए होंगे। अभी का जो फॉर्मूला है भारत के अंदर, भारत में प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं और भारत के राष्ट्रपति एससी समाज से आते हैं, और जो नेक्स्ट टू पीएम की रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं वो जनरल कास्ट से आते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ। इस लिहाज से देखें तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो हिंदू वोटरों को इकट्ठा करने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला नजर आ रहा है, और इस फॉर्मूले को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई एक को दलित होना चाहिए। तो फॉर्मूला 1, क्या अगला राष्ट्रपति एससी होगा? ये कहना कुछ हद तक तो सही हो सकता है कि अगला राष्ट्रपति एससी तो हो, लेकिन इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी के अगर हम पिछले 20-22 सालों को देखें और इस दौरान उनको 2 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला है, तो हम इन दोनों ही राष्ट्रपतियों को देखें तो उन्होंने कभी भी कोई भी फॉर्मूला रिपीट नहीं किया है। न सिर्फ राष्ट्रपति बनाने में बल्कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने में भी उन्होंने इस तरह के फॉर्मूलों को रिपीट नहीं किया है। तो इस लिहाज से देखें तो ये फॉर्मूला रिपीट होगा ये कहना कठिन है। अगर मान लीजिए रिपीट होता है तो एससी समाज से कौन राष्ट्रपति हो सकते हैं? इसमें 2 नाम महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। सरकार के लिए वो राजनीतिक रूप से काफ़ी मुफीद राष्ट्रपति सिद्ध हुए हैं। वर्तमान सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसमें इस तरह के राष्ट्रपति की आवश्यकता नज़र आती है, जहां सारी शक्ति, सारे फैसले एक ही हाउस के इर्द गिर्द घूमते हों, और वो हाउस है प्रधानमंत्री कार्यालय। इस लिहाज से देखें तो वर्तमान राष्ट्रपति को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा नाम और है जो आप सुनकर चौंक सकते हैं। ये नाम है थावर चंद गहलोत। जी हाँ, ये वही गहलोत हैं जो कुछ महीनों पहले तक भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देकर के राजनीतिक रूप से अपने आप को सीमित कर दिया है। इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको करीब 1 वर्ष पहले ही इस संबंध में हिंट कर दिया गया हो, ताकि वो अपनी तैयारी रखें और अपनी व्यक्तित्व को कभी भी किसी भी तरह से कहीं भी बैलेंस करने की कोशिश करें। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से आते हैं और एससी समाज से आते हैं, इस नाते वो इस फॉर्मूले के तहत इस रेस का हिस्सा हो सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्मूला 2। एनडीए ने दूसरा फॉर्मूला जो सोचा होगा वो ये है, जिसमें जियोग्राफिकल और इलेक्शन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। साथ ही साथ अभी देखें हम अगर पूरे देश में, तो प्रयास लगातार हो रहे हैं। पिछले 8 सालों की सरकार ने भी प्रयास किए, उससे पहले ही प्रयास होते रहे हैं कि भाजपा
हिंदी हार्टलैंड की पार्टी से उबर करके दक्षिण भारत के राज्यों में भी राज्य करे। हालांकि भाजपा इस बात को नहीं मानती। वो ये कहती है कि हम कर्नाटक में करीब करीब 15 साल से अच्छी पोजीशन में हैं और कर्नाटक दक्षिण का दुर्ग है। फिर भी जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि तमिलनाडु, केरल एक ऐसे राज्य हैं जो कोर साउदर्न राज्य कहलाते हैं। उस तरफ अगर भाजपा की प्रेजेंस बढ़ानी है तो भाजपा को अपने अगले राष्ट्रपति के चयन में संभव है कि ये तड़का भी लगाना पड़े। अगर ये तड़का लगता है तो फिर कौन होंगे? जैसे आपने देखा होगा कुछ दिनों से भाजपा तेलंगाना में बहुत सक्रिय हो रही है। जब भाजपा सक्रिय हो रही है तो कभी कभी भाजपा के साथ खड़े दिखने वाले केसीआर भी असहज हो रहे हैं। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि तेलंगाना दक्षिण का एक बड़ा रास्ता है और भाजपा इस रास्ते से दक्षिण में प्रवेश करने का रास्ता खोज रही है। और इस लिहाज से अगर देखें तो तेलंगाना आंध्रा का एक हिस्सा हुआ करता था और वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसी राज्य से आते हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो वेंकैया नायडू भी अगले राष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला है जिसमें ज्योग्राफी का भी ध्यान रखा जाना है और नॉर्थ ईस्ट का भी ध्यान रखा जाना है। तो इसके साथ ही साथ अभी तक भारत के अंदर कोई भी जनजातीय समाज से राष्ट्रपति नहीं बना है। इस लिहाज से भाजपा इस रिकॉर्ड की ओर भी बढ़ सकती है कि भारत को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल जाए। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जियोग्राफिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से भी कोई राष्ट्रपति नहीं बना है और नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो भारत में बहुत कम नज़र आता है। स्पेशली मुख्य धारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कम नज़र आता है। और तीसरा फैक्टर इसका ये हो सकता है चूंकि भाजपा नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में अच्छा करने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर उसको उसका अच्छा फल मिल भी रहा है। तो वहाँ से जो लोकसभा की सीटें आती हैं वहाँ के सभी राज्यों से वो 25 सीटें आती हैं। 25 सीटें एक मोटा मोटी हम देखें तो एक अच्छा खासा राजस्थान जैसा देश का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य इतनी सीटें रखता है। इस लिहाज से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। दूसरा फैक्टर है आदिवासी, तीसरा फैक्टर है जियोग्राफी और चौथा फैक्टर है भाजपा का वहाँ अभ्युदय। तो तीसरा फार्मूला अगर होता है तो उसमें भूगोल, जनजाति और नॉर्थ ईस्ट तीन का कॉम्बिनेशन बना करके चयन किया जा सकता है। हालांकि अभी फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट से कोई ऐसा बड़ा नेता नज़र नहीं आता है जो कि जिसका नाम यहाँ पर लिया जा सके। लेकिन चूंकि नाम बड़ा कई बार बनाया भी जाता है और कई बार होता भी है। हम वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। भाजपा अपना अगला फार्मूला राष्ट्रपति चयन के लिए क्या रख सकती है? हो सकता है कि चौथे फॉर्मूले में भाजपा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी चेहरे पर ही दांव खेले। चूँकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है लोकसभा का तो है ही है, उससे पहले छत्तीसगढ़ जैसे बड़े आदिवासी राज्य में भी चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार बहुत फोकस कर रही है, कईयों सारे कार्यक्रम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही साथ संघ की कई सारी जो शाखाएं हैं वो आदिवासी इलाकों में जाकर के काम कर रही हैं। आप जशपुर छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए, वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत अलग हो गई हैं और आदिवासियों के बीच में संघ के माध्यम से भाजपा अपनी पैठ बना रही है। चूँकि आदिवासियों का पूरे भारत भर में एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य इस समुदाय के माध्यम से सध जाते हैं और भारत की मुख्य धारा के जो राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है। इन सभी राज्यों में आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। इस तरह से देखें तो भाजपा के आगामी चुनावी एजेंडों में उड़ीसा भी है। चूँकि उड़ीसा में भाजपा ने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन बाबू नवीन पटनायक को उखाड़ फेंकना भाजपा के लिए सबसे कठिन काम हो रहा है। चूँकि उड़ीसा भी आदिवासी राज्य है, इस नाते हो सकता है इस फॉर्मूले के तहत एक राष्ट्रपति का चयन आदिवासी चेहरे पर किया जाए। भाजपा का राष्ट्रपति चयन का पांचवा फार्मूला हो सकता है आउट ऑफ पार्टी, जैसा कि अब्दुल कलाम के समय किया गया था। हालांकि अब्दुल कलाम आउट ऑफ पार्टी ज़रूर थे,
लेकिन उनका अलाइनमेंट संघ के साथ बहुत पुराना था। बहरहाल अगर इस फॉर्मूले को भाजपा अपनाती है तब फिर बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि चंद्रयान के समय आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के गले से लग कर के फफक कर रोए थे इसरो के चेयरमैन के शिवन, एक नाम वो भी हो सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी जब तब सरकार की तारीफें की हैं और हाल ही के केरल के चुनाव में भाजपा ने उनको अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बनाया था। इस लिहाज से देखें तो ई श्रीधरन भी एक दावेदार हो सकते हैं। हालांकि ई श्रीधरन की आयु बहुत अधिक है, वो 92 वर्ष से अधिक के हैं और हो सकता है कि वो उनका स्वास्थ्यगत कारणों से शायद वो इस तरफ ना बढ़े। इनके अलावा अगर हम संघ वाले फॉर्मूले पर जाते हैं कि अगर संघ से कोई व्यक्ति आता है तो एक नाम वहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि संघ इन सब चीज़ों में नहीं आता है और संघ का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति राष्ट्रपति बनने या प्रधानमंत्री बनने या किसी भी तरह से मंत्रिमंडल में आने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं होता है। लेकिन ये परंपरा है, परंपराएं टूटती भी हैं। अगर मान लीजिए परंपराएं टूटती हैं तो संघ के कोटे से एक नाम हो सकते हैं एस गुरुमूर्ति। एस गुरुमूर्ति देश के विद्वानों में शुमार हैं, संघ के बहुत पुराने प्रचारक हैं और उनका नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा की कोर लीडरशिप के साथ बहुत ही मधुर अलाइनमेंट है। लेकिन इसमें एक शर्त है, एस गुरुमूर्ति का अलाइनमेंट तो है, एस गुरुमूर्ति सरकार के साथ काम तो करते हैं, सरकार को अच्छा तो बताते हैं, सरकार का अच्छा मार्गदर्शन तो करते हैं, लेकिन बुद्धिमान हैं और विद्वान हैं। जबकि राष्ट्रपति के रूप में मोदी और शाह की जोड़ी को यस मैन चाहिए। एक नाम और है जो आपको चौंका सकता है, वो नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा नंद कुमार साय। जी हाँ, नंद कुमार साय का नाम सुनकर के आपके कान जरूर खड़े हुए होंगे, क्योंकि नंद कुमार साय पिछले करीब 17 वर्षों से प्रदेश की राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हैं और उनके बयान भी जब तब भाजपा की राज्य सरकार को असहज करते रहे हैं। लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से नंद कुमार साय ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को बढ़ाया है और चुनावी राजनीति से हट करके वो संघ और संगठनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। वो संघ के बहुत करीबी हैं। अगर आदिवासी चेहरे की बात आती है, खोज करने कोई निकलते हैं तो एक खोज नंद कुमार साय भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।